कंप्लीट कर लिया था और शुरुआत में ही मैंने आपको बोला था कि मैं आपको जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट कराऊंगी उसके बाद में बीच बीच में कभी कभी एमसीक्यूज भी सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। तो कल जब मैं अध्ययन कर रही थी तो मुझे ध्यान में आया कि कुछ क्वेश्चन जो है मुझे लगे कि हाँ मुझे सॉल्व कराना चाहिए, तो मैंने उनको नोट डाउन किया और मैं उन्हें आपके सामने पेश करूँगी। तो आशा करती हूँ कि आप उन्हें सॉल्व कर पाएँ। मैं आंसर भी बताती जाऊँगी उसको डिस्क्राइब करके, तो बस आप ध्यान दीजिए, ठीक है। आइए देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान था। मैंने आपको शुरुआत में नहीं तो 2-3 वीडियो जो है थर्ड या फोर्थ वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे अल्पसंख्यक हैं और दलितों के लिए एक सांप्रदायिक अवार्ड और या उसको कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं, एक अवधारणा लाई गई थी, ठीक है, ब्रिटिशों के द्वारा ही लाई गई थी। उसमें क्या प्रावधान किया गया था, उसमें कहा गया था कि जो हमारे अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जानी चाहिए, ठीक है। मतलब उनके प्रतिनिधित्व के लिए, मतलब वो अल्पसंख्यक है, कम है, तो उनके लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की जानी चाहिए। तो इस अवधारणा, इस घोषणा के अंतर्गत क्या हुआ था कि जो हमारे महात्मा गांधी थे उनको बहुत ठेस पहुंची थी। उन्होंने पूना की यरवदा जेल में ही अनशन प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि इस घोषणा में थोड़े बहुत संशोधन किए जाएं, उसके बाद ये पारित किया जाए। तो उसके बाद क्या हुआ था कि जो हमारे कांग्रेसी नेता हैं और जो दलितों के नेता थे उनके बीच एक समझौता हुआ था, जिसे ही हम पूना समझौते के नाम से जानते हैं, और ये 1932 में लाया गया था। इसमें क्या किया था, इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया था। उसमें कहा गया था कि जो आपका जो संयुक्त निर्वाचन है उसको जस का तैसा रखा जाएगा, लेकिन दलितों के लिए कुछ स्थान आरक्षित किए जाएंगे उसी में, ठीक है। सेकंड हम आते हैं, किस अधिनियम द्वारा भारत की गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। इसका सीधा सा आंसर है भारत परिषद अधिनियम 1861। ये मैं आपको शुरुआत के बाद सेकंड वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, तो आप उसको ध्यान से सुनिए, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। मैं आपको पहला वीडियो जब मेरा आया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारे ब्रिटिशर्स हैं वो सबसे पहले 1600 ईस्वी में हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था कि बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, जिसमें शाह आलम ने अंग्रेजों को दीवानी अधिकार प्रदान किए थे। उसके बाद ही अंग्रेजों ने शासन करने के बारे में सोचा था और उन्होंने अपने जो शासन को नियंत्रित और निर्देशित किया था, उसी के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, ठीक है, 1773 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा भी गया है, इसलिए मैं लेके आई हूँ कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है, ये सारे एग्जाम पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आता है माल्य मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि माल्य मिंटो सुधार 1909 में लाया गया था और इसके अंतर्गत पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मार्ले और मिंटो दो व्यक्तियों के द्वारा लाया गया था, इसलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है कि मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था, वही जो मैं आपको बता रही थी कि 1909 में पारित किया गया था। इसके बाद आते हैं भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके द्वारा चलाया गया था। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 है उसका हमारे संविधान निर्माण में बहुत बड़ा मेन रोल है, ठीक है, क्योंकि इसी से ही भारत शासन अधिनियम 1935 से ही जो 250 उपबंध हैं वो जैसे कि तैसे हमारे संविधान में लिए गए हैं, इसलिए इसको बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो इसका आंसर होगा वही भारत सरकार अधिनियम 1935, क्योंकि उसी के द्वारा ही हमारा सबसे पहले शासन चलाया गया था, ठीक है। इसके बाद आता है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। वही अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना मैंने आपको बताया जब हमारे भारतीय संविधान का निर्माण जब मैं आपको पढ़ा रही थी उसी दौरान मैंने आपको बताया था कि जो हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 है उसी के अंतर्गत कुछ प्रावधान किए गए थे। तो उसमें ये भी था कि अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की जाएगी और केंद्र और राज्यों की शक्तियों का विभाजन भी किया जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। आठवां क्वेश्चन आपका आता है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। मैंने आपको कल या परसों ही बताया है कि गणतंत्र और लोकतंत्र में एक पतली सी लाइन है डिफ्रेंशिएट करने के लिए दोनों को। कुछ लोग होते हैं कि गणतंत्र और लोकतंत्र के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है।
लोकतंत्र का अर्थ होता है कि जनता के द्वारा चुना हुआ शासन, मीन्स जो भी शक्ति होती है वो जनता को प्राप्त होती है, ठीक है। और गणतंत्र का मतलब होता है कि जो जो शुरू से राजशाही, एक 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 वर्ड में अगर इसको डिफाइन करें तो बोल सकते हैं राजशाही, मीन्स जो राजा पहले होता था, उसके बाद उसका पुत्र नाती, ऐसे उसका शासन चलता रहेगा। तो वो व्यवस्था हमारे देश में नहीं है। हमारे यहाँ जनता को अधिकार प्राप्त है। जनता चाहे तो अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अपना जो जो प्रतिनिधि है वो चुन सकती है, ठीक है। इसके बाद आता है समाजवाद का क्या अर्थ है। समाजवाद का अर्थ है, मैंने आपको बताया था कि समाजवाद का अर्थ है कि सामाजिक न्याय, मतलब सभी को एक समान नजरिए से देखना और उनके एक विकास के लिए एक होकर प्रयास करना, ठीक है। इसके बाद आता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। हालांकि ये शायद मैंने आपको नहीं बताया था अपनी वीडियो में, बट ये क्वेश्चन मुझे इम्पॉर्टेंट लगा तो मैंने आपके सामने पेश किया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम भारत और इंडिया डिफाइन किया गया है। इसको आप नोट कर लें, क्योंकि ये मुझे लगा कि ये इम्पॉर्टेंट है तो मैंने इसको नोट कर लिया था, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, हम MCQ सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से मैंने 10 आपको बता दिए थे। उसके आगे हम बढ़ते हैं। आपका 11वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब संविधान के निर्माण में आपको पढ़ा रही थी, तब मैंने आपको बताया था कि जो हमारा भारतीय संविधान है, उसमें सबसे ज़्यादा जो ताकत दी गई है वो हमारी जनता को दी गई है। यानी कि हमारी जितनी भी भारतीय संविधान की जो शक्ति है वो जनता में निहित है, और जनता ही चाहेगी, उसी को अपना प्रतिनिधि चुनेगी, ठीक है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन आता है आपका, संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर ये पूछा जाता है कि संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया, तो हम बोलेंगे 26 नवंबर 1949 को। अगर हम अब उससे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को कब पारित किया गया, तो बोलेंगे 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम कि भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था। तो पश्चिम बंगाल से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा है कि आया है। तो भीमराव अम्बेडकर का जो निर्वाचन हुआ था वो संविधान सभा में पश्चिम बंगाल से हुआ था। इसके बाद हम आते हैं भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी। संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर, या ये बोले कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके बाद आते हैं संविधान सभा का पहला जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, और वो है 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। उसके बाद आते हैं भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कहीं कहीं दिया हुआ, अभी भी बुक्स में दिया हुआ है कि हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, और कहीं कहीं 465 भी दिया गया है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो 395 अनुच्छेद दिए गए हैं बुक्स में, उसमें वो एक्चुअली मूल संविधान के दिए गए हैं, और वो सही भी हैं, वो भी सही है, ये भी सही है। क्योंकि जो 448 अनुच्छेद है, ये उन्हीं अनुच्छेदों में ए बी या का खा का करके जोड़े गए हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो दोनों में से एक ऑप्शन आएगा, और अगर दोनों ही ऑप्शन आएंगे तो पूछने का तरीका अलग होगा, ठीक है। तो अभी जब भी हमारे वर्तमान में जो संविधान है उसमें 25 भाग है, जो 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों में विभाजित है। इसके बाद हम आते हैं संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है, ठीक है। मैं आपको जब संविधान के भाग पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि कौन से भाग में कौन सा विषय रखा गया है। तब मैंने आपको बताया था कि संविधान का जो संशोधन वाला पार्ट है वो भाग 20 में और अनुच्छेद 368 के तहत रखा गया है, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है। ये तो मैंने आपको कल ही बताया है, मतलब हम कल ही अभी 2 दिन पहले मूल अधिकार कंप्लीट करके फ्री हुए। तो भाग 3 के तहत संविधान के मूल अधिकारों को रखा गया है, और ये मौलिक अधिकार हमारे अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था संविधान के किस भाग में की गई है। संविधान के भाग पढ़ाते समय मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन से विषय कौन से भाग में रखे गए हैं, और मैंने आपको बताया था कि जो संघीय कार्यपालिका है
उसको भाग 5 में रखा गया है अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक, ठीक है। और भाग 6 में राज्य कार्यपालिका को रखा गया है अनुच्छेद 153 से लेके 237 तक, ठीक है। मैं ये सब बातें आपको इसलिए बार बार रिपीट करती हूँ ताकि ये बातें आपको रिपीट करने से याद हो सके, क्योंकि ये सब आप बुक में से भी पढ़ सकते हैं। रिपीट करने का मतलब मेरा एक ही टारगेट है कि आपको याद हो जाए, क्योंकि बार बार हम एक ही चीज़ को दोहराएंगे तो वो हमें याद हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। मैंने आपको अनुसूची भी पढ़ा दी है, तो मैंने आपको बताया था कि 10वीं अनुसूची हमारे दल बदल कानून से संबंधित है, ठीक है। और भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है, मतलब लाई गई थी वो प्रथम संशोधन द्वारा लाई गई थी। अब आपको ये बताना है कि जो प्रथम संशोधन था, प्रथम संशोधन के द्वारा जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो कौन से सन में जोड़ी गई थी, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, मैंने कई बार रिपीट भी किया है अपनी वीडियो में कि 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा सन में जोड़ी गई थी, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कौन से सन में जोड़ी गई थी, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां थी, ठीक है। तो मैं जैसा कि आपको बता रही हूँ कि अभी भी कुछ बुक्स में अभी भी 395 अनुच्छेद ही दिए गए हैं, तो मतलब और जो आगे बढ़ाए गए हैं वो अनुच्छेद ABC करके जोड़े गए हैं। तो हमारे संविधान का जब निर्माण हुआ था तो उसमें 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है। तो मैं आपको अनुसूची पढ़ाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि पहली अनुसूची संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, दूसरी अनुसूची वेतन एवं भत्ते से संबंधित, तीसरी अनुसूची हमारी शपथ ग्रहण, जो हमारे देश के जो प्रतिनिधि होते हैं जो जनता द्वारा निर्वाचित हुए हैं उनके शपथ ग्रहण से संबंधित है, ठीक है। फिर आते हैं हम समानता के अधिकार का भारतीयों के लिए, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। किस तरह की समानता का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है, ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। मैंने आपको जब प्रस्तावना पढ़ाई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको मूल अधिकार पढ़ाए थे समानता का अधिकार 14 से 18 में, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि समानता का अधिकार हमारे यहाँ के अंतर्गत 3 तरह की समानता को रखा गया है, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक समानता, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि अनुच्छेद 19 में किस प्रकार की स्वतंत्रता है, किस प्रकार की, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है। मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता, सभा या समिति गठित करने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता, कहीं भी निवास करने की, भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, और आखिरी है आजीविका पाने की स्वतंत्रता, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार को कौन से अनुच्छेद में रखा गया है। मैंने आपको कल ही एक पार्ट पढ़ाया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार को अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत रखा गया है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 23 में कहा गया है मानव व्यापार एवं बलात्श्रम पर रोक, और 24 में कहा गया है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको उनके द्वारा कारखानों में कार्य करने पर रोक लगाई गई है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो मैं जैसे आपको पिछले बारे में बताया था कि अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कारखानों में काम करने के लिए रोक लगाई गई है, तो वो अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद आते हैं संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था। मैं जब आपको मौलिक अधिकार पढ़ा रही थी तो मैंने आपको पूरे डिटेल में बताया था कि हमारे मूल संविधान में सर्वप्रथम 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन उसके बाद 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, उसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया था। कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि कानूनी अधिकार के लिए न्यायालय रिट जारी नहीं कर सकता है, जबकि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है संपत्ति का अधिकार, एक वही जो मैं आपको बताई थी कानूनी अधिकार है। मौलिक अधिकारों में अगले क्वेश्चन में देखें, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में सक्षम है यानी कि संसद। कल मैं जब आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत बता रही थी तो मैंने आपको 33, 34 और 35 अनुच्छेद भी बताए थे। उसमें मैंने आपको 35 अनुच्छेद में बताया था कि अगर संसद चाहे तो हमारे मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन, लगभग 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं।
ऐसे ही मैं आपको कोशिश करूँगी कि हफ्ते में 2 बार ही ऐसे एमसीक्यूज ढूंढ के दूँ जो इम्पॉर्टेंट हो और क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। दोस्तों ये जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं सारे किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। इवन ये इसमें से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो यूपीएससी एग्जाम में भी आए हुए हैं, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि मैं क्लासेस पढ़ा रही हूँ और बेसिकली जो क्वेश्चन पेपर मैं क्वेश्चंस बताती हूँ उनको भी आप ध्यान से सुने, क्योंकि हम हफ्ते में 2 बार भी क्वेश्चन अगर 30-30 क्वेश्चन भी करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि क्वेश्चन पेपर लगाने से, ज़्यादा से क्वेश्चन लगाने से हमें अपनी एक तो एबिलिटी का पता चलता है कि हमें कितनी नॉलेज है और हमें कितना याद रह पा रहा है। दूसरा इसमें ये भी रहता है कि क्वेश्चन लगाने से जो क्वेश्चन पेपर में आए हैं वही क्वेश्चन लगाएंगे तो वो रिपीट भी होते हैं कई बार। ऐसा नहीं है जो एग्जाम सेट कर रहा है वो भगवान जी नहीं है, वो भी हमारी तरह इंसान है। तो क्वेश्चन लगाने से बार बार लगाते लगाते हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाता है और लगभग हम बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। क्योंकि क्या है ना, क्वेश्चन लगाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो हमारा सामान्य धन है तो उसमें क्या है कि वो एक समझ लो सागर की तरह है, अपन कितना भी पढ़ लेंगे कम ही है। तो मैं मानती हूँ कि हम अपने सिलेबस को समझते हुए चलें, रटे नहीं और एमसीक्यूज भी लगाते चलें, ठीक है। अब हम कल पढ़ेंगे राजकीय नीति निर्देशक तत्व। और दोस्तों मैं अध्ययन करते हुए मैंने रियलाइज़ किया है कि अब जो पेपर का पैटर्न आ रहा है उसमें करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत बढ़ गया है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराऊँ, हफ्ते में एक बार ही तो कराऊँ ही कराऊँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ अगर मेरे वीडियो को देखते रहें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनसे एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगर आपको बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको मेरे नए वीडियो नहीं मिलेंगे। सो मेरे चैनल सब्सक्राइब करने के थैंक यू एंड लाइक दोबारा से मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।